हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल डायनामिक्स के बारे में। ओके, दिस इज दी सेकंड लास्ट लेक्चर। ओके, सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द पॉलिटी ऑफ द स्टैटिक पार्ट। ओके, इसके बाद हम फिर करंट अफेयर्स से डील करना शुरू करेंगे। ओके, इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वी विल फर्स्ट रीड अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज कि क्या प्रोविजन है इनसे रिलेटेड। ओके, कि कैसे रजिस्टर की जाती है पॉलिटिकल पार्टी, कैसे हाउ इज अ पॉलिटिकल पार्टी गिवन अ स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी, और कैसे किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया जाता है। ओके, फिर हम देखते हैं इलेक्शन के बारे में। इलेक्शंस कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, उसकी मशीनरी क्या है, उससे रिलेटेड लॉज क्या है, और उसमें भी प्राइमरली दो लॉज देखेंगे, आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951। नाउ देखिए, इन दोनों लॉज के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर गोइंग इन डिटेल, बट यस, ब्रॉडली आपको देखना है कि ये दोनों लॉज किस चीज से डील करते हैं। ओके, और आरपीए 1951 के इस लॉ के देर आर सम सेक्शन जो हमेशा न्यूज में रहते हैं। आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो लॉ है, इसके कुछ सेक्शन हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो देखना जरूरी है। ओके, और जो लास्ट चीज हम देखेंगे वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए, डिफेक्शन एक मेजर प्रॉब्लम है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। ओके, डिफेक्शन क्या होता है हम ये देखेंगे, और उसको रोकने के लिए क्या लॉ लाया गया ये भी देखेंगे। अगेन देखिए, इसका एक इवेल्युएशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट, देखिए वो जो चीज है वो आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हम उसको डिस्कस कर लेंगे, बट इतना डीप में नहीं जाएंगे इस वाले पार्ट में, राइट? जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तब इसको डील करेंगे। ओके, बट अभी अगर प्रीलिम्स के लिए देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या फोकस करना है? इसके प्रोविजंस, क्योंकि प्रीलिम्स में देखा गया है इस पे क्वेश्चन हमेशा इसके प्रोविजंस के थ्रू आए हैं। ओके, ये आप आज हम पढ़ेंगे। अगेन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हमने ऑलरेडी काफी कर चुके हैं, बट स्टिल बिकॉज ये सब चीजें कवर करेंगे तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम स्किप करेंगे। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डील कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगेन जो लोग हमें पहली बार देख रहे होंगे ये लेक्चर, ओके, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए प्रेप आईएएस ने 3 मंथ्स का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए प्रेप आईएएस ने कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया। सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। प्लस इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ओके, यहाँ पे आपका स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक पोर्शन दोनों कवर किया जाएगा। ओके, प्लस आपको 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और जो भी लेक्चर का स्टडी मटेरियल और नोट्स प्लस क्विजेस, ये सब हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। और हर संडे को होते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। तो आपको किसी भी लेक्चर में डाउट होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डाउट फॉर्म दिया होता है, तो उस डाउट फॉर्म को आप जरूर भरिए, अपने डाउट्स उसमें जरूर डालिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स कुछ भी हो वो सॉल्व हो जाए। ओके, और संडेज को सीसेट क्लासेस भी होती है, तो प्लीज इसको भी इग्नोर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सब देखिए, अगर आप ये सोचेंगे अभी कि मैं अभी इसको आराम से लास्ट में कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। अभी से आप आराम से टाइम दे के करिए। ओके, तो आप लास्ट में आपको इसका स्ट्रेस, एटलीस्ट सीसेट का स्ट्रेस तो नहीं आएगा, तो आप जो अपनी जीएस की प्रिपरेशन है वो ज्यादा बेटर कर पाओगे, राइट? और यहाँ पे हमारी फैकल्टी की डिटेल्स है: सौरभ जैन, मोहित अग्रवाल, सुमंत कुमार जो अभी करेंटली ज्योग्राफी ले रहे हैं, राइट, माई सेल्फ सिद्धार्थ कुमार, रजनी झा मैम, और हिमांशु गजेन सर। ठीक है, और आपको अगर शेड्यूल चाहिए इस कोर्स का कि कैसे कैसे क्लासेस हो रही है, कब क्या हुई है, या रजिस्ट्रेशन लिंक, तो वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, कि कैसे रजिस्टर होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन को रिलेटेड प्रोविजंस, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाए गए हैं अंडर सेक्शन 29A ऑफ आरपीए एक्ट 1951। So provisions relating to the registration of political parties are made under section 29A of Representation of People's Act 1951। अब इसके कुछ की प्रोविजंस मैं आपको बता देता हूँ। First of all, the members of a political party who want to register, okay, if a political party want to register with Election Commission of India, then its members should be citizen of India, okay,
ऑफ इंडिया। एक तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखनी है, और दूसरी दैट इट शुड हैव 100 इलेक्टर्स एज इट्स मेंबर। 100 इलेक्टर्स, इलेक्टर्स मतलब जिन लोगों का नाम जो है इलेक्टोरल रोल में है, तो 100 इलेक्टर्स एज इट्स मेंबर्स। ओके, ये दो कंडीशंस हैं, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस याद रखें। ऐसे और भी चीजें हैं, कंडीशंस हैं, वो सब याद रखनी होती है। जैसे अब प्रोसेस क्या होगा, तो जैसे अब आपने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, अब आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए अप्लाई करोगे। यू विल अप्लाई करोगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म दोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, राइट। और एप्लीकेशन देने के बाद आप एडवर्टीजमेंट दोगे। यू विल गिव एडवर्टीजमेंट इन 2 नेशनल पेपर्स एंड 2 लोकल न्यूज़पेपर्स। ओके, आप एडवर्टीजमेंट दोगे कि हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाए, दैट वी आर मेकिंग सच अ पॉलिटिकल पार्टी। if anyone has objection, he could raise this objection within how much time? Within 30 days। ओके, और ये सब कहां दे रखा है? ये सब सेक्शन 29A ऑफ आरपी एक्ट में दे रखा है। ओके, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो ये कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद अगर कोई नहीं ऑब्जेक्शन रेज करता, ये करता, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन देन रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी। ओके, इट कैन रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये तो रजिस्ट्रेशन का हो गया, बट देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक एरिया जिसपे हमेशा क्वेश्चन उठता है, या जिसको जिस चीज पे बार बार रिकमेंडेशंस भी दी गई है, राइट, कि पहली चीज तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है? डज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अगर आपको मैं ये स्टेटमेंट दूं that representation of people's act provides election commission of india power to deregister a political party, please tell me what will be the answer? That does representation of people's act provide ECI power to deregister a political party? क्या ये पावर मिलती है? So the answer is no। so जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो एक्सप्लिसिटली ये पावर नहीं देता। ओके, देयर इज नो एक्सप्लिसिट पावर इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट गिवन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इट कुड डी-रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी अंडर एनी सर्कमस्टांस। ओके, सो ये पावर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो क्या वो कुड इट नॉट बी डी-रजिस्टर्ड? नो, इट कुड बी डी-रजिस्टर्ड। इट कुड बी डी-रजिस्टर्ड if like it has done a fraud। okay, fraud से जो एप्लीकेशन डाली है उसमें फ्रॉड के थ्रू इट हैज गेन्ड रजिस्ट्रेशन। इट हैज डन अ फ्रॉड मतलब उसमें गलत इंफॉर्मेशन दे के जो है रजिस्ट्रेशन करा। तो अगर फ्रॉड किया हुआ है देन इट कुड गेट डी रजिस्टर्ड। ओके, अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो अपने उसमें लिखते हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, तो इट कुड गेट डी रजिस्टर्ड। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर देती है। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर सच ए पार्टी इलीगल देन आल्सो इट इज डी रजिस्टर्ड। ऐसा करती कैसे है? यूएपीए, आपको पता होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इसके अंदर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दैट इट कुड डिक्लेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एज इलीगल, राइट, इफ इट पोजेस थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राइट। सो इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं भी ऐसी जो रजिस्टर्ड थी बट दे वर थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देन दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल और उसके बाद वो डी रजिस्टर हो गए। सो प्लीज ये वाला एस्पेक्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बस इतना ध्यान रखिए कि देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आरपीए 1951 does not provide the power to deregister। ओके, और देखिए सबसे बड़ा एक रिकमेंडेशन, जैसे हम मेंस के लिए पढ़ते ना, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ना एक सबसे बड़ा रिकमेंडेशन यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर देनी चाहिए, राइट, दैट इट कुड डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है कई बार जो है वो गलत प्रैक्टिसेस करती हैं। कई बार कई लोग पॉलिटिकल पार्टीज मेनी पीपल क्रिएट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर ओनली फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। ओके, टैक्स एग्जेम्पशन, वो इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं लड़ते, बस टैक्स एग्जेम्पशन के लिए पॉलिटिकल पार्टी बना देते हैं। या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए, जैसे आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन दी जाती है, राइट, अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे देखा होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन दी जाती है, सो अगर वो डोनेशन 20,000 के नीचे है तो उन डोनेशंस का डिस्क्लोजर करना रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। और सिमिलरली अब तो ये कर दिया गया, थोड़ा इस पर रिस्ट्रिक्शन आएगी कि अगर आप 2000 के ऊपर कोई डोनेशन दे रहे हो
तो वो आप कैश में नहीं दे सकते पॉलिटिकल पार्टी को। ओके, सो इसी इन्हीं चीजों को लेते हुए कि ताकि वो टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट ना ले या ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग में ना लगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देनी चाहिए कि वो डी रजिस्टर कर सके जो ऐसी फेक पार्टीज बनाई है जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स। ओके, नाउ अब दूसरा एक एस्पेक्ट तो हो गया रजिस्ट्रेशन। ओके, अब दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है रिकॉग्निशन। सो रिकॉग्निशन क्या, रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल और स्टेट पार्टी, और इट कुड बी अनरिकॉग्नाइज्ड। तो देयर इज फर्स्ट एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो जाती है, देयर इज अ रजिस्टर्ड, नाउ इट कुड बी रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। ओके, रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। नाउ रिकॉग्नाइज्ड भी दो तरीके से हो सकता है, इसका क्या है, एक है नेशनल, ओके, और एक है स्टेट। सो ये दो तरीके हो सकते हैं, नेशनल एंड स्टेट। ओके, तो अब इसमें ये देखना जरूरी है, दो तीन चीजें देखनी जरूरी है रिकॉग्निशन में। पहली चीज तो बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, व्हाट आर दी बेनिफिट्स, फायदे क्या होते हैं रिकॉग्निशन। सो ऑब्वियसली दे गेट अ रिजर्व सिंबल, मतलब जैसे नेशनल पार्टी है कोई, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिजर्व सिंबल है हाथ, राइट, वैसे ही बीजेपी का रिजर्व सिंबल है कमल, राइट। सो इन पार्टीज का सिंबल जो है इट इज रिजर्व्ड थ्रू आउट इंडिया, मतलब कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इनका सिंबल यूज नहीं कर सकती। और देखिए ये जो सिंबल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्मली there are many people who are still illiterate, right? Now illiterate people कैसे recognize करते हैं, how do they recognize a political party? It is only through the symbol। और दूसरी चीज ये है, इनफैक्ट इंडिया में आप देखोगे कई बार जो होती है वोटिंग, जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे होती है, राइट। वो दैट वोटिंग इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट, नॉर्मली इट इज मोर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तभी आप देखते हो कि कोई यहां से वहां डिफेक्ट कर दे जाता है, ये कर जाता है, राइट। सो वोटिंग हमेशा पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लेके कई बार कंट्रोवर्सीज भी होती है। ओके, एंड दिस सिंबल इज आल्सो अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इसके लिए पूरा एक ऑर्डर निकाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, राइट। और इस पे कोई डिस्प्यूट्स भी होते हैं अगर सिंबल अलॉटमेंट को लेके, तो वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिजॉल्व करता है। ओके, तो गेटिंग रिजर्व सिंबल, सो देखिए एक तो नेशनल पार्टी को अगर रिजर्व सिंबल मिला तो वो ऑल ओवर इंडिया यूज कर सकती है वो सिंबल, और कोई और पॉलिटिकल पार्टी वो सिंबल यूज नहीं कर सकती। अगर किसी स्टेट पार्टी को मिला तो वो उस स्टेट में वो सिंबल यूज कर सकती है, बट बाकी दूसरे स्टेट्स में वो सिंबल उसके लिए रिजर्व नहीं होगा। ओके, इट कुड यूज दैट सिंबल और सम एल्स पार्टी कुड आल्सो यूज दैट सिंबल। ओके, सेकंड, सब्सिडाइज्ड लैंड फॉर पार्टी ऑफिस। यस, जो है पार्टी का ऑफिस बनाने के लिए सब्सिडाइज्ड लैंड मिलती है। ओके, दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिकॉग्निशन। फ्री एयर टाइम ऑन दूरदर्शन इन AIR फॉर कैंपेनिंग, राइट। सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल कॉपीज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इलेक्टोरल कॉपीज मतलब कि वोटर्स की लिस्ट, वोटर लिस्ट, ओके, वोटर लिस्ट की वोटर कौन से वोटर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन से वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये जो इलेक्टोरल कॉपीज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट इन पार्टीज को मिलती है, राइट। नाउ मोर स्टार कैंपेनर्स, ओके, देयर आर मोर स्टार कैंपेनर्स, राइट। सो बेसिकली देखिए होते क्या है कि कुछ कैंपेनर्स को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि कुछ कैंपेनर्स को डेजिग्नेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एज स्टार कैंपेनर्स। तो स्टार कैंपेनर किसी को डेजिग्नेट करने का ये फायदा होता है कि उनके जो ट्रैवलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो किसी जो है कैंडिडेट होता है जो कंटेस्ट कर रहा होता है उसके एक्सपेंसेस में नहीं जुड़ता। ओके, सो इन दिस वे they could have more star campaigners and they could do better campaigning। ओके, और इस तरीके से आप सब जानते हो कि एक सीलिंग भी होती है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर की सीलिंग भी होती है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर सीलिंग। अगेन ये सीलिंग कहां पे कंट्रोल होती है, ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर होती है, बट इट कीप्स वेरिंग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है ये सीलिंग। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे सीलिंग का प्रोविजन कहाँ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। ओके, बट ये जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की सीलिंग है इट कीप्स वेरिंग। ओके, और इसको डिटरमाइन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, सो ये हो गए बेनिफिट्स। सो देखिए अब मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, राइट, ऐसे ही आप सोच के बताना, राइट, कि क्या ये ऐसे रिकॉग्निशन देना इज गिविंग रिकॉग्निशन टू दी पॉलिटिकल पार्टीज एंड गिविंग देम दीज बेनिफिट्स, डज इट नॉट वायलेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि देखिए कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है,
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कोई अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनको तो काफी डिसएडवांटेज है, वो वैसे ही छोटे होते हैं, उनको काफी डिसएडवांटेज होता है। ओके, सो प्लीज डू थिंक अबाउट इट, टेल मी। आप अब आई थिंक यू शुड आल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स। देखिए ये ऐसी ही चीजें होती है जिसपे आपको मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड आल्सो कीप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स आल्सो, कि क्या ये डज इट गो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, क्योंकि देखिए नहीं तो अगर ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं तो जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो डिसएडवांटेज पे। ओके, एंड अगेन आप लोग सोच रहे होंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्या होते हैं, अगर किसी को नहीं पता, सो बेसिकली इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय, मतलब हु आर नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, दे आर नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब हम देखते हैं कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। ओके, सो देखिए ये जो कंडीशंस हैं आपकी बेसिकली ये दी गई हैं अंडर इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर। सी देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इनसे क्वेश्चन नहीं आया है पास्ट में। ओके, सो इसको मगअप करने में या रटने में या याद करने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ओके, ब्रॉडली आप देखो और समझो। ओके, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट रादर जो दूसरी कंडीशंस है सारी बहुत सिंपल है। ओके, थोड़ा दिमाग में रखोगे तो बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे। ओके, बट स्टिल सिंस क्वेश्चन इससे आए नहीं है तो कम पॉसिबिलिटी है इससे क्वेश्चन आने की। ओके, 2013 के बाद से तो इससे क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए नेशनल पार्टी रिकॉग्निशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, या तो एनी वन ऑफ दीज थ्री कंडीशंस। ओके, सो पहली कंडीशन ये है कि या तो 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन जनरल इलेक्शन फ्रॉम 4 और मोर स्टेट्स टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मान लीजिए जैसे इस कंडीशन को लेते हैं, मान लीजिए 15th लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, जनरल इलेक्शन हो रहा है। सो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मिले 6% वोट्स, राइट, इट गेट 6% वोट्स। ओके, वैलिड वोट्स टू बी प्रिसाइज, वैलिड वोट्स। ओके, अगर वैलिड नहीं लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, वैलिड वोट्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो 6% ऑफ दी वैलिड वोट्स। ओके, अगर मान लीजिए लोकसभा में 4 स्टेट से मिलने चाहिए। ओके, किसी भी 4, जैसे तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, या आपका कोई और भी स्टेट हो गया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया। ओके, सो 6% ऑफ द वैलिड वोट्स, अगर टोटल वोट्स जो है उसके 6% ऑफ द वैलिड वोट्स मिलते हैं जनरल इलेक्शन में, राइट, फ्रॉम 4 और मोर स्टेट्स इन अ जनरल इलेक्शन टू आइदर टू लोकसभा या इवन मान लीजिए इन सबके जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे और उन सब का भी मिला के जो है 6% ऑफ द टोटल वोट्स के 6% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। प्लस इसके साथ एक और चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए इसके साथ, 4 सीट्स इन लोकसभा। सो देखिए 4 सीट्स उस पार्टी के पास लोकसभा में होनी चाहिए। ओके, बट इधर कोई कंडीशन नहीं है, यार ऐसे कोई कंडीशन नहीं कि 4 या मोर स्टेट्स होनी चाहिए, बस ये है कि 6% ऑफ द वैलिड वोट शुड बी फ्रॉम 4 एंड मोर स्टेट्स इन जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, देन अगेन प्लीज ये जनरल इलेक्शंस, ओके, बाय इलेक्शंस नहीं है, ध्यान रखिए, इट्स नॉट बाय इलेक्शंस, इट इज जनरल इलेक्शंस। ओके, देन 2% सीट्स इन एट इन लोकसभा एट जनरल इलेक्शन। सो मान लीजिए ये जो हमने केस लिया 15th लोकसभा का इलेक्शन हुआ, राइट, तो इसमें टोटल में से 2% सीट्स मिल जाए, 2% सीट, सो आप जानते हो 545 की 2% कितना होता है। ओके, सो इतनी सीट्स उसको मिल जाए, सो इवन इन दैट केस, प्लस साथ में जो ये 2% सीट्स मिली है, राइट, सो ये 2% या उससे ज्यादा सीट्स मिली है, इसमें जो कैंडिडेट्स होने चाहिए दे शुड बी फ्रॉम 3 स्टेट्स। ओके, 3 स्टेट से, 3 अलग स्टेट से होने चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट, मान लीजिए यूपी है, राइट, तो यूपी में तो अब बहुत सारी सीट्स है, मान लीजिए किसी को यूपी से ही मान लीजिए 2% से ज्यादा सीट्स मिल गई, राइट, और कहीं से नहीं मिली और किसी स्टेट से नहीं मिली। ओके, अगर उत्तर प्रदेश से ही 2% से ज्यादा सीट्स मिल गई और किसी भी स्टेट से नहीं मिली, सो इन दैट केस दैट पार्टी विल नॉट बी कॉल्ड अ नेशनल पार्टी। ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट इट शुड, अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाए 4 स्टेट्स में, ओके, इफ अ पार्टी गेट्स स्टेट पार्टी स्टेटस इन 4 स्टेट्स, ओके, सो इवन इन दैट केस उसको जो है नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाता है। और ये जो है आपकी जो है 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी से, राइट, सो आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, एनसीपी, नेशनल
right? CPI, CPIM, TMC, and NPP. So this is the latest one to be added to the recognized national party, National People's Party of Meghalaya. Okay, because Meghalaya में mainly इसका dominance है, but again because it satisfied, उसने ये जो party इसने इनमें से एक condition satisfy की above इनमें से, so now it is now recognized as a national party. And now one more thing, that it is the first party from Northeast India, पहली पार्टी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जिसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला है. ओके, अगला आ जाइए स्टेट पार्टी. ओके, नाउ रिकॉग्निशन एंड स्टेट पार्टी. सो ये 5 कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो इट कुड गेट रिकॉग्निशन एज स्टेट पार्टी. सो अगेन 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल इलेक्शन. वेरी सिंपल. सो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शन होंगे जैसे अभी वेस्ट बंगाल के हुए, उसमें 6% वैलिड वोट्स मिल जाए, प्लस 2 सीट्स भी मिल जाती है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो पार्टी को ऐसा मिल जाता, इट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन वेस्ट बंगाल. ओके, फिर 6% वैलिड वोट्स इन लोकसभा जनरल इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट. ओके, सो मान लीजिए वेस्ट बंगाल से ही मान लीजिए लोकसभा के जनरल इलेक्शन हो रहे हैं और वहीं से उसको जो है 6% वैलिड वोट्स मिल जाते हैं उस स्टेट से, प्लस एक सीट मिल जाए उस स्टेट से. ओके, 1 सीट इन लोकसभा फ्रॉम दैट स्टेट. इवन इन दैट केस, सो देखिए लोकसभा के इलेक्शन जनरल इलेक्शन के केस में भी जो है अगर 6% वैलिड वोट्स मिल जाए और एक सीट मिल जाए लोकसभा में, then it becomes a state party. Okay, it becomes a state party, right? Now 3% seats in legislative assembly or 3 seats in assembly. Okay, very simple condition. 3% seats in legislative assembly or 3 seats, दोनों में से भी जो ज्यादा हो, whichever is more. और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यूजुअली यही ज्यादा होता है. ओके, 1 of every 25 लोकसभा सीट्स फ्रॉम अ स्टेट. तो आप जानते हो हर स्टेट की एक डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स है लोकसभा में. ओके, सो मान लीजिए किसी स्टेट का केस लें हम जिसके पास मैं बोलूं कि इफ इट हैज 50 सीट्स और किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस स्टेट की यहां से मिले 2 सीट, राइट? इफ इट गेट्स 2 सीट्स फ्रॉम हियर, तो इट गेट्स, इन दिस केस इट वुड गेट रिकॉग्निशन एज स्टेट पार्टी. क्यों? क्योंकि 2/50 क्या हो जाता है आपका 1/25. और अगर मान लीजिए किसी स्टेट के पास 25 सीट है ही नहीं, ओके, सो इवन इन दैट केस क्या होना चाहिए, एक फ्रैक्शन होना चाहिए इसका, राइट? और एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, कि फ्रैक्शन में डिवाइड करके जो फ्रैक्शन है वो इसका इक्विवेलेंट हो. ओके, अगला है आपका 8% वैलिड वोट्स इन जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द स्टेट. ओके, वेरी सिंपल, 8% वैलिड वोट, सिंपल, बस एक कंडीशन. ओके, सो आई होप दिस कंडीशंस आर क्लियर. आई होप दिस कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी. ओके, एंड अगेन देखिए ये ऐसी चीज है, देखिए जिसको आप बार बार देखोगे, अगर रिवाइज करोगे तो बड़े आराम से आपको ये सब चीजें जो है याद हो जाएगी. ओके, और इसमें भी देखिए ऐसे करिए, नेशनल पार्टी के लिए बहुत सिंपल है, स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, ये तो अब आपको याद ही रहेगा. ओके, या 2% सीट्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 फ्रॉम 3, 2% फ्रॉम 3. So 2% seats in Lok Sabha general election from 3 states, right? और इसको बोल सकते हैं 6% in 4 or more states and 4 seats in Lok Sabha. Okay? अब आ जाते हैं डी रिकॉग्निशन. तो देखिए डी रजिस्टर तो नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट डी रिकॉग्नाइज कर सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो कंटिन्यूअसली दो जनरल इलेक्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती. ओके, बट अगेन ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन है, वो अपने डिस्क्रिप्शन पे ये डिसीजन ले सकती है. ओके, अब हम देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शंस. ओके, जस्ट अ सेकेंड. सो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो ये है कि जो आर्टिकल 324 में होता है. ओके, जो आपने जब मैंने ईसीआई के बारे में पढ़ाया था, वो कि आर्टिकल 324 में क्या दे रखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है फॉर डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ दी इलेक्शंस टू लोकसभा, राज्यसभा, राइट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन. ओके, अब अगला जो आ जाता है आपका 325 में कि देयर विल बी ओनली 1 जनरल इलेक्टोरल रोल for every territorial constituency for election to parliament or state legislature. तो आप जानते हो जब इलेक्शन होता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ओके, सो उसमें जैसे ना हर उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रखा होता है. तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं दे आर रजिस्टर्ड एज वोटर, और वो जो सब रजिस्टर्ड होते हैं वोटर, उस सबको मिला के बोलते हैं हम इलेक्टोरल रोल.
ओके। सो एक ही इलेक्टोरल रोल होगा, ऐसा नहीं कि सेपरेट इलेक्टोरल रोल। अब सेपरेट इलेक्टोरल रोल कब होते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट के केस में। ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट होते थे तो उसमें क्या होता था कि एक इलेक्टोरल रोल होगा जिसमें सिर्फ मुस्लिम वोटर्स हैं, एक इलेक्टोरल रोल होगा जिसमें सिर्फ हिंदू वोटर्स हैं, राइट। सो सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कोई भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बस एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा, कोई सेपरेट इलेक्टोरल रोल नहीं होंगे। ओके, देन इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन इन मैटर ऑफ इलेक्टोरल फ्रेंचाइज। सो बेसिकली इसमें यह है कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता इन फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल, दैट कोई भी नो सिटीजन कैन बी डिनाइड फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, race, caste, sex, or any of them. Only these grounds, okay? Only these grounds, okay? क्योंकि आगे आप देखोगे कई बार डिस्क्वालिफिकेशंस भी होती है। so, कुछ है वोटर्स के लिए भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस होती है। ओके, सो उस केस में तो उनको डिनाई किया जा सकता है, बट ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स किसी भी पर्सन को, वोटर सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि दैट फ्रॉम इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल, राइट। और साथ साथ एक और प्रोविजन है कि कोई सिटीजन भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल रोल बनाओ बिकॉज आई बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन, बिकॉज आई बिलोंग टू पर्टिकुलर रेस, बिकॉज आई बिलोंग टू पर्टिकुलर कास्ट और सेक्स। ओके, और ये जो है ये रिपीट हो गया है बेसिकली दिस रिलेटेड टू अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब एवरी सिटीजन अबाउ 18, और ये पहले 21 था, ओके, बाद में चेंज किया गया 18। so every citizen above 18 has right to vote, okay, he has right to vote, okay, that he could be he should be if every citizen above 18 has the right to be included in electoral roll, or being included in electoral roll means that you could give a vote, right। अगर आपका नाम electoral roll में आता है तो आप वोट दे सकते हो। okay, so this is what it means, right। now लॉ मेकिंग पावर ऑन इलेक्शन। सो इलेक्शंस में जो लॉ मेकिंग पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है कि इट कुड मेक लॉज फॉर बोथ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन। और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर ओनली फॉर इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेचर होती है। कॉमन सेंस है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए तो लॉज नहीं बनाएगा, सो कॉमन सेंस। बट अगेन यहाँ पे एक चीज है, प्लीज कीप दिस इन माइंड, इट कैन नॉट ओवरराइड द पार्लियामेंट। ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो पार्लियामेंट के लॉ को ओवरराइड करे, या ऐसे मैटर पे भी लॉ नहीं बना सकते जो जिसपे पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है। ओके, इट इज अ सप्लीमेंट्री पावर। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। नाउ लॉ ऑन डिलिमिटेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट। सो ये तो हमने, जब आपको याद होगा पहले डिलिमिटेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में जब पढ़ा था तो जो डिलिमिटेशन एक्ट होता है, जो कमिटी बनती है उसके थ्रू, तो उसका जो ऑर्डर होता है, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, एंड ऑल्सो अगर अगर मान लीजिए किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के कोई भी डिस्प्यूट हो इलेक्शन को लेके, ओके, राइट, लोकसभा के इलेक्शन को लेके या आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को लेके या राज्यसभा के इलेक्शन को लेके, किसी भी इलेक्शन को लेके कोई भी डिस्प्यूट हो, तो उस केस में उस डिस्प्यूट को क्या कैसे डील किया जाएगा? उस डिस्प्यूट को सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के थ्रू डील किया जा सकता है, और वो इलेक्शन पिटीशन कौन सी अथॉरिटी के पास जाएगी और किस मैनर में देनी है, ओके, ये दोनों चीजें कौन डिटरमाइन करेगा? These both will be determined by the parliament by a law, okay, और पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया इसके लिए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ओके, उसमें दे रखा है कि एक इलेक्शन पिटीशन बना के थ्रू ही क्वेश्चन किया जा सकता है इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और जो वो किसके पास, कौन सी अथॉरिटी के पास जाएगा? वो कंसर्न्ड हाई कोर्ट, जिस भी टेरिटरी, जहां भी वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस टेरिटरी के ऊपर जिस भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, उस हाई कोर्ट के पास वो इलेक्शन पिटीशन जाएगी। ओके, सो दिस इज इट। एंड अगेन देखिए एक और चीज है जो प्रोविजन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आर्टिकल 323 बी जो है, अगर आपने ट्राइब्यूनल्स का रिकलेक्ट करोगे, जो ट्राइब्यूनल्स के बारे में दे रखा था कि स्पेशल मैटर्स के लिए ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 323 बी। सो अंडर आर्टिकल 323 बी अ ट्राइब्यूनल कैन बी सेट अप फॉर इलेक्शन मैटर्स। तो ये भी किया जा सकता है, 323 बी आर्टिकल के अंदर एक ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है फॉर इलेक्शन मैटर्स। ओके,
अब आ जाते हैं इलेक्शन मशीनरी। तो पहले तो एक हायरार्की टाइप्स देख लेते हैं कैसे। सो ऑल इंडिया लेवल पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये आपका स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो सारा सुपरवाइज वगैरह वो करता है। अगेन ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट कहाँ की गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये है आरपीए 1950 में। ओके 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में ये पोस्ट क्रिएट की गई है और आरपीए 1951 में इसकी पावर्स और फंक्शंस बताए गए हैं। ओके सिमिलर केस इसका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे। ओके जैसे आप जानते हैं ना हर एक के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे आपके रिटर्निंग ऑफिसर और उसको असिस्ट करने के लिए एक और रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन। सो इसका काम होता है कि टू रजिस्टर पीपल, जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं राइट, उसको मेंटेन करना काम होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का। और जो पोलिंग बूथ्स होते हैं, पोलिंग बूथ्स या उसके उसके लेवल पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। ओके तो पोलिंग के लेवल पे जो जहां पोल्स हो रहे होते हैं, पोलिंग बूथ जो होती है वहां पे होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ओके और इसके साथ साथ क्या होते हैं, ऑब्जर्वर्स। ओके सो ऑब्जर्वर्स जैसे नाम से आप समझ सकते हैं, देयर वर्क इज टू ऑब्जर्व whether the election is being conducted in a free and fair and a proper manner. ओके सो इनका काम ही है कि ऑब्जर्व करना कि इलेक्शन सही से कंडक्ट किए जा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो ये जो अपनी ऑब्जर्वेशन है ये हाईलाइट कर सकते हैं जो कंसर्न्ड ऑफिसर है जो यहाँ पर किसी भी लेवल पे, और देन दैट ऑफिसर वुड टेक दैट एक्शन। ओके तो कैसे हैं, जनरल ऑब्जर्वर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर्स जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जो देखते रहते हैं कि कहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। ओके अवेयरनेस ऑब्जर्वर्स। ओके सो ये देखते हैं वोटर अवेयरनेस एंड मीडिया रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट राइट। देन माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं जो हर छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन पे होते हैं और इनकी ऑब्जर्वेशन ये जनरल ऑब्जर्वर्स को देते हैं। एंड देन देयर आर असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स राइट। सो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स आप समझ ही गए होंगे बिकॉज जो इलेक्शन में एक्सपेंडिचर पे लिमिट है। ओके जो है कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट है, बट पॉलिटिक प्लीज कीप दिस इन माइंड, इलेक्शन में कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट है कि वो कितना एक्सपेंस कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लिमिट नहीं है। ओके सो ये जो एक्सपेंडिचर की लिमिट्स हैं ऑब्जर्व करते हैं ये, प्लस ये भी देखते हैं कि ओवरऑल किसी वोटर्स को ब्राइबिंग वगैरह ये सब नहीं हो रहा है, ये सब भी ऑब्जर्व करते हैं। ओके तो ये सब काम होता है ऑब्जर्वर्स का। अब इलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। तो सबसे पहले जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब कमीशन अनाउंस करती है शेड्यूल, फिर कमीशन देती है इलेक्शन कमीशन, पहले तो शेड्यूल अनाउंस करती है कि क्या इलेक्शन का जो है शेड्यूल होगा। ओके कब से नॉमिनेशन शुरू होगी, कब से नोटिफिकेशन आएगी, कब नॉमिनेशन, जैसे आपके एग्जामिनेशन का भी शेड्यूल होता है कि कब नोटिफिकेशन आती है, फिर आप इतने टाइम में अपना फॉर्म भरोगे, फिर आप आपका फॉर्म भर के फिर आपका प्रीलिम होगा, मेन होगा, ऐसे करके जो नोटिफिकेशन होती है, और फिर अल्टीमेटली जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ओके उसी तरीके से एक शेड्यूल देते हैं। तो नोटिफिकेशन, फिर नोटिफिकेशन आने के बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है। ये नॉमिनेशन किसको दिए जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को राइट, और ओथ भी लेते हैं कैंडिडेट्स। और जब फाइनली जब सब नॉमिनेशन डाल दी गई है 2 दिन भी मिलते हैं विड्रॉ करने के लिए। ओके फिर जब सब कुछ हो जाता है तो फाइनली जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट एक जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट ड्राफ्ट हो जाती है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये लोग जो है इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं। ओके दे आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। फिर शुरू होती है कैंपेनिंग। ओके फिर शुरू होती है कैंपेनिंग। ओके सो इट एंड्स 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग क्लोजेस। ओके ये चीज आपको ध्यान में रखना है, द कैंपेनिंग एंड्स 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग क्लोजेस। ये कहां दे रखा है, आरपीए 1951 में नोन एज साइलेंस पीरियड अंडर सेक्शन 126। सो सेक्शन 126 में इसको साइलेंस पीरियड कहा गया है कि 48 आवर्स बिफोर पोलिंग जो है कैंपेनिंग बंद हो जानी चाहिए। और क्यों ऐसा रखा गया, क्योंकि बेसिकली ये टाइम दिया जाता है 48 आवर्स वोटर को ये टाइम दिया जाता है सोचने के लिए कि वो सोच समझ के वोट डाले अपना। ओके सो देखिए हमारे जो है प्रोसेस में सारे प्रोविजंस हैं हर चीज के लिए कि वोटर को सोच समझ के वोट देना चाहिए, बट रियलिटी ये है कि कई बार वोटर्स जो हैं अपना या तो वोट एक्सरसाइज करते ही नहीं है, या तो वोट डालने ही नहीं जाते कई लोग, या फिर डालते भी हैं तो बिना सोचे समझे डालते हैं। ओके या तो किसी इंड्यूसमेंट में आके डालते हैं। ओके सो अगेन दैट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता। ओके और फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्पोज फ्रॉम हियर।
starts from here, okay, starts from here and last till the end, okay, यहां तक जो लास्ट पीरियड तक जो है चलता रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, इस पूरे पीरियड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलता रहता है, ओके। सो बेसिकली ये क्या है, ये आगे देखेंगे, बट बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट है किसके लिए, जो सब कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इनके लिए, कि आप जो है इलेक्शन, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको फॉलो करके कंटेस्ट करिए, ताकि जो इलेक्शन एक फ्री और फेयर मैनर में हो, और इलेक्शन में कुछ अननेसेसरी वायलेंस या कुछ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस या ऐसा कुछ जो गलत चीजें ना हो, ओके, जो मड स्लिंगिंग करते एक दूसरे के अगेंस्ट, ऐसा ना हो, प्रॉपरली एक डेकोरम के साथ इलेक्शन कंडक्ट हो, ओके। फिर होती है पोलिंग, राइट, सो जब वोट डालने का दिन, सो अगेन पोलिंग ऐसा जरूरी नहीं है एक दिन होती है, कई बार मल्टी फेज होती है, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन में होती है, जब बहुत बड़ा कोई स्टेट है या जैसे बहुत सारे वोटिंग करनी हो तो एक साथ नहीं कराई जा सकती, तो मल्टीपल डेज में भी पोलिंग होती है, ओके। फिर होती है काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये डिक्लेयर कौन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर। और देखिए रिटर्निंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होता है, जैसे अभी जैसे वेस्ट बंगाल में क्या पोल्स हुए, राइट, सो वेस्ट बंगाल में पोल्स हुए, तो उसमें नंदीग्राम जो था, नंदीग्राम में जो पोल्स है वहां से जो है शुवेंदु अधिकारी करके जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो जीत गए, राइट, और ममता बनर्जी नहीं जीत पाई, राइट। सो ममता बनर्जी ने कहा कि रिकाउंट करना है वोट्स, कि रिकाउंट दी वोट्स, राइट, सो रिकाउंटिंग ऑफ द वोट्स के लिए कहा, बट जो ये रिकाउंटिंग है इसके लिए डिनाई कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास फाइनल पावर होती है टू डिक्लेयर द रिजल्ट, ओके, राइट। सो अगेन देखिए रिकाउंटिंग के लिए जो है डिनाई कर दिया, राइट। सो अब इसके अगेंस्ट अगर ग्रीवियंस है ममता बनर्जी को, तो अब क्या कर सकती है वो, शी कुड फाइल एन इलेक्शन पिटिशन, राइट, टू हाई कोर्ट, टू कलकत्ता हाई कोर्ट, ओके, कलकत्ता हाई कोर्ट को एक इलेक्शन पिटिशन शी कुड फाइल कि मेरे को ये जो जो इलेक्शन हुआ है फॉर दिस नंदीग्राम सीट, इट देयर हैज बीन सम मैल प्रैक्टिसेस, ओके, वो भी ग्राउंड क्या है, मैल प्रैक्टिसेस का, तो मैल प्रैक्टिसेस के ग्राउंड पे, ओके, शी कुड फाइल एन इलेक्शन पिटिशन। अब वो इलेक्शन पिटिशन एंटरटेन करना है या नहीं करना है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के ऊपर है, राइट। अल्टीमेटली जब सारा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट्स वगैरह, तो सारे जो जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको करके फाइनल नोटिफिकेशन जो निकालती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे यूपीएससी जो है फाइनली जब सब कुछ हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया, फिर फाइनली जो है यूपीएससी डिक्लेयर करती है कि ये कैंडिडेट जो है ये जो है सिलेक्ट हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है कि ये कैंडिडेट्स जो है they have contested and won, okay, and they are elected from these constituencies. अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसके बारे में ब्रीफ में इतना ही जानिए आप कि इट इज इवॉल्व बाय द कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर कंसेंसस किया, सो उसके बेसिस पे ये आया है, एंड देन उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया है, ओके, इट इज नॉट स्टैट्यूटरी, प्लीज कीप दिस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्टैट्यूटरी मतलब ऐसा नहीं किसी लॉ में मेंशन्ड है, ओके। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया है, एंड अगेन ईसीआई हैज पावर, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है, अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करता है तो उसको क्या है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है तो उसकी पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। एंड व्हाट इट डील्स विद, तो यहाँ पे आपको सब दे रखा है कि पार्ट 1 में कि व्हाट शुड बी द गुड बिहेवियर, ओके, फ्रॉम कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक्स मेंशन्ड है, राइट। पार्ट 2 और 3 फोकस करता है कि पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशंस, तो कैसे क्या उनके लिए प्रोविजन है, कैसे होने चाहिए इनका कंडक्ट, उसके बारे में बता रखा है, राइट। सो देखिए आपको जो है ब्रॉडली ये चीजें याद रखिए, गुड बिहेवियर फॉर कैंडिडेट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, फिर पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशंस, फिर पार्ट 4 and 5 describes how political parties candidates should conduct themselves on the day of polling at the polling booths, okay. Part 6 is about the authority appointed by the election commission to receive complaints on the violation, okay. So part 6 में कौन सी अथॉरिटी जो है इसके वायलेशन की कंप्लेंट्स रिसीव करेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस, सी पार्ट 7 इज ऑन पार्टी ऑन पावर, सो जैसे जैसे जो पार्टी कोई जो है, राइट, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं कहीं, अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ तो वहां पर कौन से तृणमूल कांग्रेस पावर में, ओके, सो दैट पार्टी इन पावर कुड यूज इट्स पावर, राइट, मतलब गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज कर सकती है फॉर फॉर बेनिफिटिंग इन इलेक्शंस। तो पार्ट 7 जो है ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लिखाता है पार्टी इन पावर पे कि
which ensures that it should not use the government machinery for its own benefit. Okay, और इससे इंश्योर होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो. ओके, दिस इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन. सो प्लीज ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, कि पार्टी इन पावर. तो इसमें ये प्रोविजन है कि जो पार्टी इन पावर है, इट शुड नॉट यूज इट्स पावर टू अनडरली बेनिफिट इन इलेक्शन. ओके, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो बिटवीन पार्टी इन पावर एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, अब ये सारे प्रोविजंस हैं. सो फॉर योर पर्पस योर नोट्स पर्पस आप ये सारे प्रोविजंस देख सकते हो एक बार. बट स्टिल अगेन प्लीज इसको मगअप करने या रखने की कोशिश मत करना. बस आप एक जनरली देख के रिलेट कर सकते हो कि कौन सा प्रोविजन कहाँ फॉल करता है, विच ऑफ द प्रोविजंस fall where. Okay, these are some key provisions. Okay, so again I would not be reading all these specific provisions. ये अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, और याद करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर रिलेट कर सकते हो. अब ईवीएम के बारे में थोड़ा जान ले. सो ईवीएम इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू रिकॉर्ड वोट्स. सो ईवीएम क्यों लाया गया, देखिए एक इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इसका जानना इतना जरूरी नहीं है, बट जानना ज्यादा जरूरी क्या है कि व्हाट बेनिफिट्स इट गिव, ये बेनिफिट्स क्या देता है. So it eliminates the possibility of invalid and doubtful votes. Okay, it makes the process of counting of votes much faster. So EVM में counting of votes बहुत फास्ट है compared to हर बैलेट को काउंट करने से. Okay, क्योंकि एक जगह बैलेट को काउंट करना मैनुअल होता है, EVM के थ्रू ऑटोमेटिक मशीन मेड प्रोसेस है. Okay, and it is more secure. Okay, so इसमें जो कोई बूथ कैप्चरिंग या बैलेट स्टफिंग, ये सारी प्रैक्टिसेस जब से EVM इंट्रोड्यूस किया है क्या हो गई है, बंद हो गई है. ओके, जिसे कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकता. या बैलेट स्टफिंग क्या होता है कि पहले बैलेट पेपर पे, तो पहले क्या करते थे कि किसी ने बूथ कैप्चर कर लिया और बैलेट पेपर में बहुत सारे बैलेट पेपर भरते गए अपनी लोगों से जबरदस्ती अंगूठा लगवा के सारे बैलेट पेपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में भरते गए. ओके, बट देखिए ईवीएम में क्या है कि आप वोट दबा सकते हो, एक बार दबा सकते हो. ओके, फिर आप एक टाइम होता है, उसके बाद फिर से रिकॉर्ड होगा. ओके, सो पूरा ऐसा प्रोसेस है उसमें. तो वो प्रोसेस के कारण ये सारी चीजें जो हैं, ऑल दीज थिंग्स आर नो लॉन्गर पॉसिबल. ओके, बैलेट स्टफिंग, बूथ कैप्चर, प्लस सेफगार्ड्स भी हैं इसमें. तो आप जानते हो पास्ट में या इवन कई बार जो है ईवीएम पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि दे आर बग्ड और दिस, बट रियलिटी इज फार फ्रॉम डिफरेंट. ओके, कई सेफगार्ड्स होते हैं, टेक्निकल सेफगार्ड्स होते हैं, जैसे ये जो ईवीएम्स हैं तो दे आर नॉन रिप्रोग्रामेबल. मतलब जो सॉफ्टवेयर जो है ना, वो ऐसा नहीं कि सेपरेटली एक स्टोर्ड है, वो इनकी चिप है, जो ईवीएम की चिप है उसी में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, तो उसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता. ओके, अगर कोई रीप्रोग्राम करना चाहेगा तो वो चिप ही खराब हो जाएगी. ओके, द सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड इनटू द चिप. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन रीप्रोग्रामेबल. ओके, इट इज स्टैंड अलोन. सो स्टैंड अलोन मशीन का मतलब ये होता है कि इट इज नॉट नेटवर्क, मतलब इंटरनेट वगैरह या किसी भी टाइप के नेटवर्क से ये कनेक्टेड नहीं है, चाहे वायरलेस हो या वायर्ड नेटवर्क. ओके, देन सेल्फ डायग्नोस्टिक. सो इसमें अगर टेम्परिंग होगी, अगर कोई ईवीएम में टेम्परिंग करता है तो प्रोसेस है कि इसमें जो है सेल्फ डायग्नोस्टिक हो सकता है. ओके, मतलब कोई टेम्परिंग कर रहा है तो ईवीएम को डायग्नोस इटसेल्फ एंड इट कुड आइदर इट कुड स्टॉप फंक्शनिंग और कुछ और भी हो, राइट, इट कुड स्टॉप फंक्शनिंग. ओके, फिर सोर्स कोड इज सिक्योर. सो ये जो सोर्स कोड है ईवीएम का, it is secure. So EVM is manufactured by a government PSU. So ऐसा नहीं है कि इसका ओपन सोर्स कोड है, इसका सिक्योर सोर्स कोड है. सो कोई फेक EVMs वगैरह नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता, राइट. बाकी ये तो टेक्निकल हो गए. अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेफगार्ड्स हैं, दैट दे आर लॉक्ड इनटू द स्ट्रांग रूम. मॉक पोल्स कंडक्ट किए जाते हैं. सो बेसिकली बिफोर द पोल्स, नॉर्मल पोल्स, मॉक पोल्स किए जाते हैं. सो उसमें देखते हैं दबा के, बटन दबा के कि सही वोटिंग हो रही है या नहीं हो रही है. प्लस EVMs आर रैंडमली अलोकेटेड. तो ऐसा नहीं है, EVMs जो है रैंडमली अलोकेट की जाती है. ओके, एंड एक और सेफगार्ड जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज वीवीपैट. इट इज नोन एज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल. तो वीवीपैट बेसिकली क्या होता है कि जब आप बटन दबाओगे, एक और मशीन लगी होगी, उसमें एक पर्चा निकल के आएगा, वो आपको दिखेगा 7 सेकंड तक. उसमें आप देख सकते हो और कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, इसमें वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हमने वोट किया गया है. ओके, और उसके बाद जो है वो पर्ची आपको नहीं मिलेगी, वो कट के एक बॉक्स में गिर जाएगी. ओके, और अगर किसी को फिर डाउट है और रिकाउंटिंग का बोलेगा, तो इन दैट केस क्या होता है, वो मैच होते हैं
कि टोटल ईवीएम में कितने वोट्स आए और फिर कितने वोट्स जो है उसमें आए, तो वो मैच किए जाते हैं। और अभी एक मिनिमम नंबर ऑफ जो है ऐसे ईवीएम्स मैच की जाती हैं, वीवीपैट्स, जो ईवीएम का नंबर और वीवीपैट्स में जो है कितने जो पेपर ऑडिट ट्रायल है उससे मैच की जाती है कि क्या वो जो पेपर ऑडिट ट्रायल में जितने वोट्स दिखा रहे हैं उतने ही वोट्स ईवीएम में हैं या नहीं है, ये मैच किया जाता है। बट दिस इज नॉट डन फॉर ऑल ईवीएम्स, बस कुछ एज ए सैंपल एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईवीएम्स के लिए किया जाता है। अब आ जाते हैं इलेक्शन लॉज पे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ओके, 1950। तो इसमें देखिए ये सिंपली इन चीजों से डील करता है। allocation of seats, so what it deals with, allocation of seats in house of people, that is Lok Sabha, or state legislative assembly or state legislative council, okay. Then delimitation of parliamentary and assembly constituencies, election officers, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर्स की पोस्ट कहां क्रिएट की गई है, आरपीए 1950 में। Then it deals with electoral rolls for parliament, assembly and council constituencies, manner of filling seats in council of states to be filled by representatives of union territories. So union territories के representatives कैसे राज्यसभा में सीट्स फिल करेंगे, वो मैनर क्या होगा, वो बताया गया है आरपीए 1950 में, ओके। अगर आपने यूटी पढ़ा होगा तो वहां पर बताया भी गया था कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन सीट्स होती हैं राज्यसभा में, यूटी विद लेजिस्लेचर, उनकी कैसे सीट्स फिल होंगी वो जो है लॉ के पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ डिटरमाइन करता है, ओके। नाउ लोकल अथॉरिटीज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप जानते हो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जब पढ़ा था तो कुछ पोर्शन ऑफ मेंबर्स जो है वो लोकल अथॉरिटीज इलेक्ट करते हैं। तो लोकल अथॉरिटीज कौन होंगी वो मतलब बताया गया है अंडर आरपीए 1950, ओके। एंड बारिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, ओके। अगला आ जाइए आरपीए एक्ट, just a second। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पे, ओके। सो नाउ दिस डील्स विद एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, कि एक्चुअली कैसे होगा, पोलिंग डे पे क्या होगा या फिर नॉमिनेशंस के रिलेटेड क्या होगा, वो एक्चुअल स्पेसिफिक चीजें कैसे होंगी इलेक्शन की, वो डिटरमाइन होती है आरपीए एक्ट 1951 पे। Then regarding qualifications and disqualifications for membership of parliament and state legislature, plus वोटर्स के लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है यहाँ पे, ओके। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ओके। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया था 29A के अंडर, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शंस, ओके। इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट है तो उससे कैसे डील करेंगे, इलेक्शन पिटीशन टू द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, इलेक्शन पिटीशन टू कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ओके। देन करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्टोरल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ओके, वो भी जो है आरपीए के अंदर डिटरमाइन किए गए हैं, ओके। बाय इलेक्शन एंड टाइम लिमिट फॉर फिलिंग वैकेंसीज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, ओके। एंड लास्टली बारिंग दी जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। अगेन देखिए इसमें ये सब चीजें बस ब्रॉडली याद रखें, कुछ चीजें, ओके। इतना स्पेसिफिक और डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा, राइट। पूछा जाएगा तो ये चीजें पूछा जा सकती है, ओके। सो क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस, ओके। सो बेसिकली क्वालिफिकेशन किसी को अगर if someone has to become be qualified to, someone has to get elected, या किसी को लड़ना है इलेक्शन फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा के लिए, सो उसको एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, दैट ही शुड बी इलेक्टर ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, ओके। ही शुड बी इलेक्टर ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। देखिए लास्ट टाइम भी एक बार इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। सो प्लीज दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्यसभा का अगर मेंबर बनना होगा, सो वन पर्सन शुड बी अ इलेक्टर फॉर एन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में मान लीजिए कोई यूपी से की सीट ले रहा है तो उसको यूपी की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब इलेक्टर होना चाहिए, मतलब जो है वो वहां पर एज अ वोटर रजिस्टर्ड हो, ओके। वो चाहे तो वो बिहार की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है, चाहे तमिलनाडु की में हो सकता है, किसी भी में हो सकता है, बट यस ही शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर, ओके। देन अगला है फॉर लोकसभा, दैट एन इलेक्टर फ्रॉम एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको एज अ वोटर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ओके। सेक्शन 5 फिर बताता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर किसी को जैसे वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन हुआ
तो उसमें अगर अभी किसी को कंटेस्ट करना होता तो उसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि ही शुड बी एन इलेक्टर फॉर एनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दैट स्टेट। यानी उसको, जैसे अगर वेस्ट बंगाल का भी इलेक्शन हुआ और उसको वेस्ट बंगाल में अगर कंटेस्ट करना था तो उसके लिए क्वालिफिकेशन ये थी कि उसको जो है वेस्ट बंगाल में ही किसी भी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी वेस्ट बंगाल असेंबली के लिए जो इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज अ वोटर रजिस्टर्ड होना होता। ओके, ही शुड हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ वोटर देयर। फिर सेक्शन 6 फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये और भी कम ध्यान में जाता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का किसी को कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, दैट ही शुड बी एन इलेक्टर फॉर एनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दैट स्टेट, और अगर नॉमिनेशन हो रहा है सो ही शुड बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन दैट स्टेट। ओके, सो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसमें एक और है, सेक्शन 8 है आरपीए में, राइट, 8 1 2 3। ओके, जो देता है विच टेल्स अस डिस्क्वालिफिकेशन इफ अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर वो सेक्शन 8 आरपीए चाहे सेक्शन 1 हो या 2 हो 3 हो, इनमें से किसी भी उसमें जो है, इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर दीज ऑफेंसेस देन ही इज डिस्क्वालिफाइड, मतलब उसको हटा दिया जाता है। ओके, देन दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड। ओके, सो जैसे हो गया कि इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस फॉर 2 ईयर और मोर, 2 साल से ज्यादा के जिसमें इम्प्रिजनमेंट है, अगर किसी ऑफेंस में 2 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, उसमें अगर कोई कन्विक्ट हो गया है, तो इन दैट केस क्या है, ही वुड बी डिस्क्वालिफाइड, उसको जो है अगर एमपी है तो उसको हटा दिया जाएगा। ओके, यही केस हुआ था लालू प्रसाद यादव के केस, लालू प्रसाद यादव के केस में यही हुआ था। ओके, that he was convicted for an offense under section 8 of RPA and therefore he was disqualified। एंड अगेन देखिए इसका डिटेल काफी है। ओके, सेक्शन 8 आरपीए पे बहुत ही डिटेल है, मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था, बट वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 8 जो आरपीए में है उसमें कुछ ऑफेंसेस का सेट है, अगर उनमें डिस्क्वालिफाइड है एक पर्सन, तो इन दैट केस मतलब कन्विक्ट हो जाता है इन ऑफेंसेस के लिए जो सेक्शन 8 आरपीए में दिए गए, सो इन दैट केस दैट पर्सन बिकम्स डिस्क्वालिफाइड। ओके, देन पार्ट 6 रिलेट्स टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस, कि कैसे इलेक्शन पिटीशन वगैरह फाइल करनी होती है। पार्ट 7 जो है वो डील करता है करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस। ओके, पार्ट 6 में देखिए अगेन इसके हर एक स्पेसिफिक प्रोविजन को देखना नहीं है, अगर आपको देखना ही है तो आप लिख सकते हो आरपीए 1951 गूगल में, और ये जो पार्ट है पार्ट 2 में भी ये सारे सेक्शंस देख सकते हो, और आप पार्ट जो है आपका 7 है उसमें भी कुछ सेक्शन जो लिमिटेड है ये देख सकते हो, बट अगेन वो इतना वो नहीं होगा, वो बेसिकली इन्हीं चीजों से डील करता है। ओके, सो करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस, जैसे सेक्शन 123 में दे रखा है करप्ट प्रैक्टिसेस क्या, ब्राइबरी, मतलब वोटर्स को ब्राइब करना, तो वोटर्स को ये ब्राइब देना, यानी उनको जैसे कई बार जो है कई लोग ब्राइब करते हैं कि मॉनेटरी इंड्यूसमेंट देते हैं, कि पैसा देते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए वोट करो, तो ये एक करप्ट प्रैक्टिसेस है, और अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है सो अगेन ही कुड बी डिस्क्वालिफाइड अंडर वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ आरपीए। ओके, he could be disqualified there। So corrupt practices जैसे bribery या promoting enmity among different sections of society, okay, on the base of religion, race, caste, sex, इस बेसिस पे अगर enmity promote की जाती है so that is also a corrupt practice under section 123 of RPA। so आप ये देख सकते हो सेक्शन 123 बहुत ही लंबा चौड़ा सेक्शन है। ओके, सो प्लीज इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना रिमेंबर करिए ये डील करता है करप्ट प्रैक्टिस से। ओके, 126 ऑफ आरपीए मैंने आपको पहले ही बताया, साइलेंस पीरियड, कि जो पोलिंग होने के 48 आवर्स पहले से कैंपेनिंग बंद हो जाती है। ओके, एंड 126 ए पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एग्जिट पोल्स, राइट। सो एग्जिट पोल्स का रिजल्ट जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन पुट करता है 126 ए। सो ये आप देख सकते हो। सो बेसिकली कब रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो जब से जो है पोलिंग स्टार्ट होने से, पोलिंग स्टार्ट से एंड तक जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक जो है एग्जिट पोल पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, तब तक एग्जिट पोल के रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर, एग्जिट पोल करे जा सकते हैं बट एग्जिट पोल के रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर नहीं किए जा सकते तब से। अब आ जाते हैं लास्टली एंटी डिफेक्शन लॉ पे। ओके,
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बट अ सिंपल टॉपिक, कुछ बेसिक प्रोविजंस इसके अगर आप ध्यान में रखोगे तो इजीली इस पे क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, वो आप कर सकते हो। बट हाँ, मेंस में जो इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन वो पार्ट है वो हम यहाँ पर ज्यादा डील नहीं करें। ओके, सो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। और क्यों? टू कर्ब द फेनोमेना ऑफ समथिंग कॉल्ड आयाराम एंड गयाराम, आयाराम गयाराम। okay, so basically this phenomena was, this phrase indicates that कि एक पीरियड था जब जो आपके लेजिस्लेटर्स थे, जो इलेक्ट होके जाते थे, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके जाते थे पार्लियामेंट में, वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक पार्टी से दूसरी पार्टी को स्विच कर जाते थे। और क्यों स्विच करते थे? क्योंकि उनको कोई अपना पर्सनल बेनिफिट देखते थे। देखिए, ये लोग जो हम पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जिनको इलेक्ट करके भेजते हैं, वो किनके रिप्रेजेंटेटिव है? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव। उनका काम क्या है? उनका काम ये कि वो हमारा इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करे, वहां हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोचे। बट क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते थे, तो वो डिफेक्ट कर जाते, वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते थे, या कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता। तो ये बेसिकली क्या है? आपने जब किसी को वोट दिया, आपने जब किसी को अपना प्रतिनिधि बनाया, राइट, तो तब आपने उसको वोट यही सोच के दिया ना कि वो, हाँ, अभी मान लीजिए मैं हूं या आप हो, आप सोचते हो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट है, तो आप किसी ऐसे इंडिपेंडेंट मेंबर को इलेक्ट करते हो क्योंकि आप सोचते हो कि यार पॉलिटिकल पार्टीज तो करप्ट है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट मेंबर को इलेक्ट करना चाहिए। और आगे जाके वो इंडिपेंडेंट मेंबर क्या करता है कि उसको जो कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि यार हमें ज्वाइन कर लो आप, हम आपको कोई एक मिनिस्टर की पोस्ट दे देंगे, तो वो डिफेक्ट, वो क्या है, ज्वाइन कर लेता है। सो ये क्या है? ये एक तरीके से आपका ट्रस्ट ब्रेक करना। ऐसे ही मान लीजिए आपने किसी पार्टी ए है, उसके उसके बेसिस पे किसी को वोट दिया, ओके, किसी किसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना पार्टी ए के बेसिस पे। अब वो जो है इलेक्शन हुए, और मान लीजिए पार्टी ए जो है इसको कोई मेजोरिटी वगैरह नहीं मिली, बट एक पार्टी बी है, ये बहुत ही क्लोज है मेजोरिटी के। तो ये जो पार्टी ए के मेंबर्स हैं जिसको आपने इलेक्ट किया था रिप्रेजेंटेटिव को, उसको ये बोलेगी कि आप हमें ज्वाइन कर लो, हम आपको बना देंगे मिनिस्टर, राइट। सो ये ज्वाइन कर लेगा। बट आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ तो हो गया धोखा, राइट। योर ट्रस्ट इज ब्रोकन। वाई? बिकॉज यू इलेक्टेड दैट पर्सन एज योर रिप्रेजेंटेटिव। आपने उसको अपना प्रतिनिधि चुना बेस्ड ऑन दी मैनिफेस्टो ऑफ पार्टी। बट वो तो अब चले गया पार्टी बी, तो वो तो फॉलो करेगा मैनिफेस्टो पार्टी बी का। तो क्या ये डेमोक्रेसी रही? ये तो डेमोक्रेसी भी नहीं रही, क्योंकि इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव। नाउ ही इज नो लॉन्गर रिप्रेजेंटिंग यू, ओके, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, ओके। सो दिस इज द रीजन, ये जो फेनोमेना है इसको बोला जाता है डिफेक्शन। और ये फेनोमेना जो है ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये लोगों का ट्रस्ट भी जो है अंडरमाइन करता है। तो इसी को कर्व करने के लिए, टू कर्व दिस ओनली, जो है आपका जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और इसके अंदर कुछ कंडीशंस दी गई जो 10th शेड्यूल में डाल रखी हैं, ओके, 10th शेड्यूल में। और आर्टिकल 101 102 के अंदर भी चेंजेस लाए गए, और सब्सिक्वेंटली 192 और 191 के अंदर भी चेंजेस लाए गए। उसके थ्रू ये लाया गया कि कोई भी अगर डिफेक्शन करता है तो देन दैट लेजिस्लेटर स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड, ओके। सो फर्दर कुछ चेंजेस 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो भी देखेंगे, राइट। सो पहली चीज तो जो है इसके की प्रोविजंस क्या है, व्हाट आर दी की प्रोविजंस। तो देखिए इसमें, इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इफ अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इफ ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे जो है चुन के आया गया है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, then he will be disqualified if on what if he voluntarily gives up the membership of his party। अगर वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरीली गिव अप कर देता है तो ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। और इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, तो अगर वो वोट करता है, या जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, विप होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, राइट। सो विप के अगेंस्ट, विप क्या होता है बेसिकली? विप इज, अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा ये, विप इज दी असिस्टेंट फ्लोर लीडर। वो मैनेज करने में करता है कि वो ऑर्डर्स देता है सबको कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर्स हैं उसको एक सेम वॉइस में वोट करना है, तो वो विप देता है। तो अगर वो इसको फॉलो नहीं करता और इसके अगेंस्ट वोट करता है या वोट नहीं करता, ओके, सो इन दैट केस ऑल्सो इट इज अज्यूम्ड दैट दैट पर्सन इज डूइंग डिफेक्शन।
or if he is defecting then he would be disqualified. Okay, now अगर कोई independent member है, if he joins a political party, so if there is an independent member, if he joins a political party, in that case क्या है, he stands disqualified. In that case it is considered as defection. इसको डिफेक्शन कंसिडर किया जाता है. अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, इसको डिफेक्शन कंसिडर किया जा सकता है और उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. ओके, ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. कौन करेगा और कैसे करेगा ये आगे देखेंगे. सेकेंड, इफ ही इज नॉमिनेटेड मेंबर, राइट, आप सब जानते हो नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा में या इवन लोकसभा में तो अब प्रोविजन रहा नहीं, राइट, राज्यसभा में रहा है प्रोविजन. ओके, अब लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रोविजन नहीं है. प्लीज कीप दिस इन माइंड. तो राज्यसभा में किसको नॉमिनेट किया और वो नॉमिनेट करने के 6 महीने के बाद 6 months after the nomination that person joins a political party. Okay, so in that case that nomination person could, it could be considered that he is doing defection and then he could be disqualified. अब एक्सेप्शंस क्या है, दो ही एक्सेप्शंस है. मर्जर, that is 2/3 of the party members agree, से पार्टी ए है और पार्टी बी है. ओके, इसके 2/3 मेंबर्स जो हैं अगर वो एग्री कर जाते हैं कि हमें इस पार्टी में जाना है, सो इन दैट केस ये जो 2/3 मेंबर्स है दे वुड नॉट कम अंडर द क्लॉज ऑफ डिफेक्शन. इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा. ओके, सिमिलरली इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर और वो बोलता है कि बिकॉज आई एम अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर and to remain neutral and unbiased I am giving up membership of my political party, then in that case also it is not considered a defection. अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ही इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी. ओके, एंड is his decision subject to judicial review? So yes, the decision of the presiding officer of the house. तो जैसे मान लीजिए लोकसभा के केस में स्पीकर हो गया, राज्यसभा के केस में कौन हो गया, चेयरमैन. सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्टेट का स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में चेयरमैन. ये हो जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर और इनके डिसीजन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. एंड दिस वाज हेल्ड इन, प्लीज इंपॉर्टेंट, कीहोटो होलहान केस. ये प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट कीहोटो होलहान केस रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन और शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. And it held that the decision of the presiding officer of the house is subject to judicial review. Okay, decision of the speaker, of the presiding officer of the house in the case of defection is subject to judicial review. Now rule making power, so presiding officer के पास होती है rule making power with the approval of the house. So presiding officer has the rule making power. Okay, but ऐसा नहीं कि कुछ भी रूल, वो रूल्स जो है हाउस को अप्रूव करना चाहिए. Or under the rules it is held that presiding officer can take a case of defection only on complaint. Okay, ऐसा नहीं है presiding officer खुद से कोई केस ले सकता है. He could take a case of defection only if कोई complaint करे, तभी जो है presiding officer एक केस जो है defection का लेके उस पर डिसाइड कर सकता है. And before deciding he should give the member a chance to explain his stand. Okay, again ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है. ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर अल्टीमेटली कि उसको डिसाइड करना है कि किसी ने डिफेक्ट किया या नहीं किया, और इसी के कारण ये प्रोविजन काफी कंट्रोवर्सी में रहा है. ओके, और इस पे काफी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं. बट अगेन दीज थिंग्स आर फॉर योर मेंस. ओके, यहां पर प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन नहीं आते. ओके, अब लास्ट देखते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 का. ओके, सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इसमें दे रखी है, इट शुड बी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट की 15% और मिनिमम है नॉट लेस देन 2. सो ये आपने जब हमने पार्लियामेंट पढ़ा था तब पढ़ चुके हो, स्टेट लेजिस्लेचर के केस में पढ़ चुके हो, राइट. बट ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई पर्सन, if a person is disqualified on the grounds of defection, then he cannot become a minister. He cannot become a minister or he cannot hold a remunerative political post. अब आप सोचिए लॉजिक क्या होगा इसके पीछे. बेसिकली लॉजिक देखिए ये है, आप जानते हो
कि किसी कोई भी पर्सन जो है उसको हम वन कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, one can be appointed as minister even if he is not a member of parliament or state legislature, right, provided कि 6 months के अंदर, in 6 months he gets the membership, कि 6 months की उसको मिनिस्टर बना दिया है, अब 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी। तो देखिए इसका, इस लूप होल का यूज करके कई लोग इंड्यूसमेंट दे के क्या कर कि चलो डिफेक्शन कर भी लो, कोई बात नहीं, आप मेंबर भी नहीं हो तो दूसरे सामने वाले उसकी गवर्नमेंट गिरा देंगे हम, आप फिर हमारे उसमें, हम आप मेंबर नहीं हो तो भी हम आपको मिनिस्टर बना सकते हैं, और आगे जाके 6 महीने में आप जो है इलेक्शन कोई भी जो बाईपोल वगैरह होगा वो जो आपकी जो सीट जो वैकेंट हुई होगी डिस्क्वालिफिकेशन पे, आप उसको ये कंटेस्ट कर सकते हो। ओके, सो ये क्या है, ये नहीं हो सकता। सो अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड पे इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, then he cannot become a minister or he cannot even have a remunerative political post. Okay, and also जो स्प्लिट था, स्प्लिट मतलब 1/3 मेंबर्स, अभी सिर्फ ये है कि सारे 2/3 मेंबर्स अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है एक साथ जाते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, सो इन दैट केस उसको डिफेक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा। पहले था कि अगर 1/3 मेंबर भी एक साथ जाते हैं तो भी उसको जो है स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा, डिफेक्शन नहीं, राइट। बट इस केस में जो अब क्या है, ये जो एग्जेम्पशन था ये इसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि 1/3 मेंबर चले जाएं और बोले कि हम तो स्प्लिट करें, नहीं, ये नहीं, इस केस में जो है उसको डिफेक्शन कंसिडर किया जाएगा। तो गाइस दिस इज इट ओके, अगेन वी हैव ऑलमोस्ट डन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है, एंड एज ऑलवेज आई वुड रिपीट, अब तो रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। ओके, अब बस आपके पास ये 2 काम बचे हैं पॉलिटी के लिए, तो और भी जो सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए उनके लिए आपके पास यही काम बचे हैं। प्लीज रिवाइज एंड गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, so thank you very much guys and see you again next time with another lecture on Indian politics.